हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, इंग्लिश सारे एग्ज़ाम्स सभी एग्ज़ाम्स में एक वाइटल फैक्टर होता है। आपके सिलेक्शन होने ना होने में, आपको ऑफिसर बनाने में इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंग्लिश का क्लास। इसमें हम ग्रामर को बहुत ही जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से, जहाँ से आप सबको समझ में आ सके। आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो, आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई नहीं कर पाए हो, आपको कोई भी तरह का दिक्कत रहा हो, तो हम जीरो लेवल स्टार्ट करेंगे और फिर इसको ऑफिसर्स लेवल तक, जिसका रिक्वायरमेंट एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट होगा वहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये जर्नी बहुत ही ईजी होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है इंग्लिश से, आपको इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए इस प्लेजेंट और इस हैप्पी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है, अब बात करें एसएससी एग्जाम्स की, जेएसएससी एग्जाम्स की, या एक्सरसाइज कांस्टेबल, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, किसी भी एग्जाम की बात करो, आप किसी भी एग्जाम के बारे में डिस्कस करो तो उसमें, या सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स की बात करो, छोटे से बड़े लेवल पे जिस भी एग्जाम की आप बात करो उसमें इंग्लिश का होना बिल्कुल मस्ट है। तो आपको एक बेसिक मिनिमम लेवल का इंग्लिश तो आना ही आना चाहिए। और भी ये मज़ेदार तब बन जाएगा जब आपको एक अच्छा इंटरेक्टिव टीचर मिले, आपको अपना प्लेटफॉर्म मिले। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप इससे सीख पाओ और एग्ज़ाम में एक्सेल कर पाओ, एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ पाओ, उस क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है उसको देख पाओ, और आपको फिर अपनी क्लास से रिलेट कर पाओ कि आपने क्लास में क्या सीखा था, आपको सर ने क्या सिखाया। तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो एसएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, या तो मेरिट में उसका मार्क्स एडिशन हो या फिर जस्ट क्वालिफाइंग पेपर हो, तो इन सारे के सारे जो भी एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ऑफिसर्स लेवल के, इनमें आपका ईजिली आप सेल थ्रू कर जाओगे, आप इसको ईजिली पास कर जाओगे, आप बेझिझक कहीं पे नहीं अटकोगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलसिला यहाँ से आज स्टार्ट होता है। तो जैसा कि काजल सर ने आपको प्रॉमिस किया था कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक सब्जेक्ट्स का अच्छा, सिंपल एंड बिल्कुल लूसिड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आज से वो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको इन चैप्टर्स के बारे में बहुत ही आसान, शानदार तरीके से सिखाया जाएगा। तो हम फर्स्ट जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर स्टार्ट होगा वर्ब। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन हम अब जो पढ़ेंगे वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको रिलेट करा पाएंगे, आप उससे लिंक कर पाओगे, एक एक कंसेप्ट को, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे। जो आप आम बोलचाल के भाषा में, जो अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में जो आप बात करते हो, उसी चीज़ को एज इट इज़ आप इस इंग्लिश लैंग्वेज में सीख पाओगे, और उसी चीज़ को आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर पाओगे। तो आपका हमारा जो फाइनल एम है, आपको एग्ज़ाम्स के लेवल तक पहुंचाना, वो आप इजीली बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सीख पाओगे। तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, इसी का एक एक्सटेंडेड, इसी का एक जुड़ा हुआ पार्ट है जो है टेंस का, वो सीखेंगे। टेंस सीखने के बाद हम सीखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, किसे पैसिव वॉइस कहते हैं। फिर हम मूव करेंगे नरेशन की ओर, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे, अपन मूव करेंगे नरेशन की ओर। नरेशन समझ लेने के बाद हम क्वेश्चन टैग्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसमें एरर्स क्या होते हैं, क्या मिस्टेक्स होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होते होते हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये कब सिंगुलर फॉर्म होता है, कब प्लूरल फॉर्म होता है, जब सब्जेक्ट ऐसा होता है तो वर्ब किस तरह से बदलना चाहिए, कब इसमें क्या मिस्टेक्स होते हैं, हम कॉमन मिस्टेक्स बच्चों में क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, एग्ज़ाम्स में जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, कहाँ हम अटक सकते हैं, वो सारे चीज़ों, सारे बैरियर्स, जहाँ जहाँ हम रुक सकते हैं, अटक सकते हैं, हमारा मार्क्स कट सकता है, उन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं। फिर हम मूव करेंगे वर्ब के एडवांस फॉर्म पे। हमने शुरू कहाँ से किया था, वर्ब के बेसिक फॉर्म्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा वर्ब का एडवांस फॉर्म, ठीक है बच्चों। बिल्कुल कहीं नहीं घबराना है, सिलेबस दिखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट हम अगर लिंक कर करके ईजी सिंपल लैंग्वेज को पढ़ें, ठीक है, डे टू डे लाइफ जो आम बोलचाल की भाषा हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर उन वाक्य का हम यूज़ करें तो इंग्लिश बहुत ही ईजी होने वाला है। सिलेबस बहुत ज़्यादा दिख सकता है बट ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे वर्ब को
वर्ब का एक नाउन फॉर्म होता है और एक वर्ब फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम जेरेंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम नाउन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के अलग अलग इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मूव करेंगे इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये सब वर्ब के अलग अलग फॉर्म है, कई बार नाउन फॉर्म, कई बार पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारे उसके फॉर्म्स होते हैं। जहाँ जहाँ ये चीज़ आते जाएंगे वहाँ वहाँ आप सीखते जाओगे, ठीक है। अभी आपके लिए अनजान है, नया है, ठीक है, बट डरना बिल्कुल भी नहीं है, हेजिटेशन या एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं रखना है। ये सारी चीज़ आप बिल्कुल एक एक करके लेयर बाय लेयर आप सीखोगे इसको, ठीक है, परत दर परत, ठीक है। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम सीखेंगे वो होगा इन्वर्सन का। फिर हम मूड के बारे में सीखेंगे, मूड में जैसे क्वेश्चन फॉर्म कैसे पूछा जाता है, ठीक है, कैसे किसी को फैक्ट बताना हो, कैसे किसी से क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, कैसे अपना ओपिनियन देना हो, अपना राय देना हो, ये सब हम मूड में पढ़ेंगे। फिर आप बचपन से नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक लेवल से लेके एग्जाम के लेवल तक अपन जाएंगे, ठीक है, ताकि अपन क्वालिफाई इजीली कर पाए पेपर को। हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी है पढ़ने के लिए, इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं और एक टाइम से ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम में जो जो सीख सकते हैं इस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के वो सब हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होगा सर्वनाम या फिर प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, किस लिविंग बींग्स के लिए कैसा, ठीक है, जो नॉन लिविंग बींग्स है, जो सजीव है उसके लिए कैसा प्रोनाउन, निर्जीव के लिए कैसा प्रोनाउन, ये सब हम सीखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे नाउन को ये डिफाइन करता है, कौन वर्ब को डिफाइन करता है, वो सब सीखेंगे, ठीक है। कंजंक्शन कैसे यूज़ होता है, कैसे दो सेंटेंस, दो आइडियाज़ आपस में जुड़ते हैं एक सेंटेंस में, तो कंजंक्शन का यूज़ कैसे होता है, कब होता है, ठीक है। सेम हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे, ए एन द, ये क्या है, द कब बोलते हैं, दी कब यूज़ करते हैं, ठीक है, ए कब, एन कब, ये सब देखेंगे। कई बार बोलते समय ए का भाव आता है, कई बार एन का भाव आता है, ठीक है, कब एन लगाना है, ठीक है, कब वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है, कब वावल्स हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मूव करें वो होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन प्लेस पोजीशन को दिखाता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टडी होगा वो होगा एडवर्ब के बारे में, कैसे ये एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स है ना, ये एडवर्ब्स ये कैसे अलग है एडजेक्टिव से, इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, कब हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, क्या रामबाण इलाज होगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो क्या डिफाइनिंग फीचर होगा कि भाई एडवर्ब ये होता है और एडजेक्टिव ये होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना है और उन कन्फ्यूजन्स को वहीं के वहीं सॉल्व करके दूर करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में जब पूछा जाए तो क्लैरिटी बिल्कुल हो, ठीक है। एग्जाम्स जब भी होगा आपसे तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है, क्योंकि ईजी होगा तो सब कर पाएंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसमें क्रिएट किया जाएगा। लेकिन आपका अगर आपका फाउंडेशन रॉक सॉलिड है, अगर आप अच्छे से सीख पाए हो यहाँ पे क्लासेस में, ठीक है, आप एक जैसे सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाए हो, आपने टीचर का कहा हुआ बात को एज इट इज़ नोट डाउन किया है, उस पर फोकस किया है, प्रैक्टिस किया है, ठीक है, क्लासेस में आपने एकदम सटीक ढंग से सीखा है, तो जब वहाँ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है, आपका टाइम भी सेव करेगा और एक्यूरेसी भी लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग सीखेंगे पैरेललिज्म के बारे में, कैसे कई बार ना एक ही वर्ड्स को, एक ही मीनिंग को कई अलग अलग वर्ड्स में सिखाया जाता है, तो ये हम पैरेललिज्म में सीखेंगे, ठीक है, पैरेललिज्म। इसके बाद मूव करते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कई बार एक आइडिया को ना, मतलब एक आइडिया को रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा रिपीट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, एक फ्रेज होता है वो वर्ब का काम करता है, ठीक है, एक वर्ड नहीं, एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है, एक बंच ऑफ वर्ड्स होता है, गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ये हमें फ्रेजल वर्ब में सीखेंगे, ठीक है। फिर हम अपने जब लास्ट पार्ट तक पहुंचने लेंगे अपने ये इंग्लिश सीखने के, इंग्लिश के ग्रामर के लास्ट पार्ट तक, जहाँ पे हमारा एक अच्छा रॉक सॉलिड फाउंडेशन बन गया, एक अच्छा पकड़ ग्रास्प बन गया उस चीज़ पे, जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम ना सेंटेंसेस में एरर्स को निकाल पाएंगे कि कहाँ पे नाउन और वर्ब, एडवर्ब, वर्ब के साथ कौन सा टेंस होना चाहिए, कैसे एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ है कि सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुआ है, उस हिसाब से वर्ब में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, ये सारे चीज़ को हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में देखेंगे, ठीक है। ये सारा नॉलेज जो भी हमने सीखा है अभी तक वो सारा हम इसमें फुल अपना फुल नॉलेज, फुल जानकारी जो भी सीखे हैं कंसेप्ट को उसमें यूज़ करेंगे और सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। बात करें हम लोग, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स लिखने में एक जैसे होते हैं, उनके स्पेलिंग्स के बारे में कन्फ्यूजन हो सकता है, कैसे लिखे उन स्पेलिंग्स को, कई बार मीनिंग वो कन्फ्यूजिंग दे सकता है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और कैसे उनका मिसयूज़ हो जाता है, कई बार ना प्रैक्टिस में वो गलत ढंग से आ जाता है सोसाइटी में, ठीक है। फिर
अपने वोकैब्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो इंग्लिश का प्रिपरेशन है, ग्रामर के साथ साथ हमारा फोकस कॉम्प्रिहेंशन पे भी है, क्योंकि इक्वल वेटेज में जितना मार्क्स हम ग्रामर में ला सकते हैं, जितना लाना उतना ही मार्क्स हमें कॉम्प्रिहेंशन में भी लाना है। तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बात करें वोकैब के बारे में या फिर वोकैबुलरीज, तो आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स के ना मीनिंग आने चाहिए। जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आपके मीनिंग्स आप अच्छे से समझो, जानो और फिर याद करो। सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है। अगर रटना होता तो फिर मेरा रहना किस काम का। तो एज ए टीचर जब मैं यहाँ हूँ तो आपको वोकैब को समझना है, ठीक है, उसके रूट वर्ड्स तक जाना है कि इसका मीनिंग किस रूट वर्ड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स, एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है। मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, कई बार तो एग्जैक्टली, कई बार लगभग एक जैसे, तो सिनोनिम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे एंटोनिम्स, इसके जस्ट उल्टा, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। फिर हम सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, सीखते सीखते हम पहुँचेंगे, कई बार ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया जाता है, आपके लिए एक पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो ये भी अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो आप सिनोनिम्स में अच्छा कर पाओगे, आप एंटोनिम्स में अच्छा कर पाओगे, और आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी बता पाओगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट भी है, देखो। तो हमारे साथ आप जुड़ रहे हो तो आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप फाइनल बेसिक लेवल तक जब आप पहुंचोगे तो आप देखोगे कि लाइक आपके पास इनफ कंटेंट, इतना कंटेंट तो हो गया है कि आप एग्ज़ाम्स को बिल्कुल शांत ईजी ढंग से फेस कर पाओगे और एररलेस रहोगे, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बट ऐसा हो सके इससे पहले आपको क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और जो भी यहाँ पे कहा जाए उसको पूरे विश्वास फेथ के साथ करना है, ठीक है। तो आइए इस सिलसिला को आज ही स्टार्ट करते हैं और अभी इसी वक्त शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा पूरा स्केलेटन, हमारा पूरा ढांचा कि हम क्या करने वाले, इंग्लिश को किस तरह से हैंडल करने वाले, ठीक है। ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क था। तो आज का हम फिर हम उसी सिलसिला में धीरे धीरे हम इडियम्स फ्रेजेस भी सीखते जाएंगे, ठीक है। कुछ इडियम्स फ्रेजेस को हम सेंटेंस में देखेंगे, इडियम्स फ्रेजेस जो कॉमन होते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में हर लैंग्वेज में कुछ इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, उसको सीखेंगे। और लास्ट में ये तो मैं आपको स्पेलिंग्स की बात कर रहा हूँ जो हम लास्ट में सीखेंगे, लेकिन मैं जब भी पढ़ाऊँगा उसमें स्पेलिंग्स के बारे में मेरा फोकस रहेगा। आप साथ ही साथ स्पेलिंग्स भी सीखते रहो, ठीक है। अब गलत स्पेलिंग ना सीखो, गलत स्पेलिंग को पहचान पाओ, और सही के सही स्पेलिंग्स उसी साथ साथ जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, जो भी कुछ पढ़ रहे हो, साथ में आप स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करते जाओ, अच्छा करते जाओ, ठीक है। और धीरे धीरे एक लेवल के बाद आप देखोगे कि इंग्लिश में आप एक लेवल पे अचीव कर लिए हो, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं, ठीक है। पहला चीज़ जो हम आज शुरू करने वाले हैं, वो फर्स्ट चीज़ हम शुरू करने वाले हैं वर्ब से। किससे? वर्ब से। बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्ब कुछ भी नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, ये एसी चल रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पे एक्शन का बात होता है, ठीक है, एक्शन का बात होता है, कुछ होने का बात होता है, कुछ एक्टिविटी का बात होता है। ये सारा चीज़ एक्शन एक्टिविटी, ये सारा एक्शन एक्टिविटी, ये सब कुछ मिलकर अपन इसको वर्ब कहते हैं। एक्शन का बात हो या एक्टिविटी का बात हो, एक्टिविटी, तो जहाँ बात हो एक्शन का, एक्टिविटी का, ये सारा चीज़ वर्ब कहलाता है। तो वर्ब का बेसिक मीनिंग तो क्लियर आप सभी के लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये एसी चल रहा है, ये बोर्ड काम कर रहा है, मैं इस पर लिख रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सारा चीज़, ये एक्शन या एक्टिविटी, ये सब वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में वर्ब के दो मोटे मोटे फॉर्म होते हैं, दो मोटे मोटे। किसी भी सेंटेंस में जब आप उठाओगे तो सबसे पहला चीज़ जो आपको दिखेगा वो मेन वर्ब होगा। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा, क्या होगा? मेन वर्ब, जो उसको मीनिंग देता है, जो उसको कंप्लीट मीनिंग देता है। और सेकेंड पार्ट जो होगा उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो किसी भी चीज़ में सबसे पहले तो होता है मेन चीज़ और फिर साइड में हेल्पिंग चीज़। तो वैसे भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो होता है मेन वर्ब होता है, सबसे पहले मेन वर्ब तो होना ही होना चाहिए, ये है कंपलसरी। और सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा एक हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। तो हमारा जो आइडिया है यहाँ पे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब किसको सपोर्ट करता है? इस मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, इस मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। तो ये है आइडिया। एक वर्ब का दो पार्ट, मेनली दो पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा वर्ब का एक और टाइप है, वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स।
और या फिर इंग्लिश के भाषा में उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर देखा हमने कि इनके भी टाइप्स हैं, इनके भी टाइप्स हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी दो टाइप, कितने टाइप? ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप। एक को कहते हैं अपन मॉडल्स, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं मॉडल्स। ये वो मॉडल नहीं है जो आप टीवी और मोबाइल पे देखते हो, वो मॉडल्स तो अच्छे अच्छे शर्ट, अच्छे अच्छे टेक्सटाइल एप्रॉन्स कोट पहन के वो आपके सामने आते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ये मॉडल्स जो होते हैं ये एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब है। ये मॉडल है, MODAL, ये है मॉडल, ठीक है। और वो होते हैं MODEL, मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल्स है, क्या है? मॉडल्स। और इसका जो सेकेंड टाइप है, हेल्पिंग वर्ब का जो सेकेंड टाइप है उसको कहते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब में भी ये प्राइमरी वाला है, मेन वाला है, या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मेन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का भी दो टाइप्स, मेन हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल्स, ठीक है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब्स कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कौन कौन होते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब्स? तो मेन हेल्पिंग वर्ब्स होता है बी। आप सेंटेंस में देखोगे बी, यू शुड बी पंक्चुअल। अपन सेंटेंस लिखेंगे यू शुड बी पंक्चुअल, तो शुड बी, तो अपन यूज क्या कर रहे हैं? बी, ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं डू, डू, हैव। तो ये सारे क्या हैं? ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी ये प्राइमरी टाइप है। एक और टाइप होता है वो है मॉडल्स। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बी, डू, हैव। ये सब क्या कहलाते हैं? ये बी, डू और हैव ये कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये कभी कभी ना मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब होता ही नहीं है, तो यही बोलते हैं कि हम ही सब हैं, हम ही वो काम करेंगे जब मेन वर्ब नहीं है। तो ये किसका काम करते हैं? ये एक्ट करते हैं, कभी कभी ये ऐसा बिहेव करते हैं कि ये मेन वर्ब है। तो दे ऑल्सो एक्ट एज मेन वर्ब्स एट टाइम्स, ठीक है। अपना सिलसिला को बढ़ाते हैं, मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये खुद कैसे होते हैं, ये खुद कैसे होते हैं मॉडल्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब। ये होते कौन कौन है? तो हमारे पास एक वर्ड होता है कैन, एक वर्ड होता है कुड, एक वर्ड होता है मे, एक वर्ड होता है माइट। ये सारे वर्ड्स कैन, ये सारे वर्ड्स कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ड्स बच्चों कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये मेन वर्ब नहीं है, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी ये मॉडल्स हैं। क्या हैं ये? आपके फेवरेट मॉडल्स हैं, MODALS, ठीक है। और जो एक और टाइप हमने पढ़ा, एक और टाइप जो हमने पढ़ा वो कौन थे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो कौन होते हैं? ये कभी कभी तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब्स का भी काम कर जाते हैं। बी, डू, हैव, ये बी, डू, हैव क्या करते हैं? कई बार मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं। तो बी, डू, हैव को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? ये बी, ये सेंटेंस में बी हो या डू हो या हैव हो, ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। क्या हैं ये? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और कई बार ये कैसा बिहेव करते हैं? ये कई बार बिहेव करते हैं एज मेन वर्ब्स। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं कुछ इनके बारे में और जानकारी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, हमारे पास कुछ रूल्स, हम कुछ रूल्स फ्रेम करेंगे, कुछ नियम से इनको पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क, एक पिक्चर बन सके। अच्छा ये है, ऐसा यूज हुआ है तो ये प्राइमरी वर्ब है, ऐसा यूज हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा ये तो मॉडल्स था, मॉडल्स के साथ हम लोग ये एरर्स, ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिससे हमारा काम समझना आसान हो जाए, हम एग्जाम्स में अच्छा से आइडेंटिफाई कर सके जब भी हमारे पास एरर्स आए, जब भी हमारे पास मिस्टेक्स दिखें। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल में से फर्स्ट रूल जो हमें ध्यान रखना है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं बच्चों, हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देखा था अभी, ठीक है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं मेन वर्ब्स के। ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने थे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थे
ये कभी भी यूज नहीं होते हैं कैसे, एज मेन वर्ब। ये कैन, कुड, मे, ये कभी भी नेवर एवर, कभी भी भूल कर भी इनका यूज मेन वर्ब्स के जैसा नहीं करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे वर्ड कैन दिख रहा है, क्या दिख रहा है एग्जाम्पल में, ये वर्ड कैन दिख रहा है आपको। दिस वर्ड एज यू कैन सी इज कैन, ये क्या दिख रहा है आपको, ये वर्ड कैन दिख रहा है। यहाँ पे शुड दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब मॉडल्स हैं। बेसिकली ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका यूज भूल के भी कभी मेन वर्ब की तरह नहीं करना। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बुक, मैं इस बुक को उठा सकता हूं, मैं इस बुक को उठा सकता हूं। अगर बात करें तो आई कैन लिफ्ट दिस हेलमेट, आई कैन लिफ्ट दिस हेलमेट, मैं इसको उठा सकता हूं। तो इस चीज को उठाना, रखना, ये सब आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो है लिफ्ट। लिफ्ट क्या है, ये है मेन वर्ब। तो कैन क्या था, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। उसमें भी विशेष बात करें तो कैन क्या है, कैन उसमें भी विशेष क्या है, मॉडल से। तो रूल क्या बोलता है कि आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कभी भी यूज नहीं करते हो एज मेन वर्ब। तो कैन मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कौन है, लिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है ही शुड वर्क हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड। तो वर्क इज आवर मेन वर्ब। ये जो वर्क है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। यू शुड वर्क हार्ड, ये जो शुड है ये क्या दिखाता है, शुड दिखाता ओनली मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी को। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बांध लेना है कि मॉडल्स आर नेवर आर यूज्ड एज मेन वर्ब, ठीक है। तो इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में क्या नाम है, ये कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं है। ये वर्ब्स नॉन फाइनाइट नहीं है। जैसे देखते हैं इनके फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, डू नॉट चेंज। इनके फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग आ जाए, प्लूरल आ जाए, सिंगुलर आ जाए, ही शी कुछ भी हो जाए, या पर्सन के साथ या फिर नंबर्स के साथ सब्जेक्ट अलग हो जाए या पर्सन हो जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर नंबर्स में बढ़ जाए, तब भी इनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। हमने ये जो शुड को देखा, हमने ये जो शुड को देखा था, ये हमने जो कैन को देखा था, ये आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, या फिर एक बॉक्स हो, दो बॉक्स हो, तीन बॉक्स हो, कभी भी कैन का फॉर्म चेंज नहीं होगा। वो कैन हमेशा सेम रहेगा। आई चेंज हो जाए तब भी ये आई की जगह यू हो जाए, ही हो जाए, शी हो जाए, तब भी ये कैन चेंज नहीं होगा। सेम होता है कि यहाँ पे एक बॉक्स हो, दिस बॉक्स हो, दैट बॉक्स हो, मेनी बॉक्सेस हो, ये कैन चेंज नहीं होता है। तो ये मॉडल का सेकेंड रूल हम देख रहे हैं। फिर शुड जो यूज होता है, ही के साथ भी शुड ही होगा, सी के साथ भी शुड ही होगा, दे के साथ भी शुड होगा, क्योंकि ये ही, शी, दे अगर नंबर चेंज हो जा रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, कोई भी पर्सन हो रहा है, नंबर्स चेंज हो रहा है, काउंट 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन ये शुड कभी भी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो पहला रूल हमने देखा था कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कभी भी मेन वर्ब्स नहीं होते हैं। इनके साथ मेन वर्ब्स रहेंगे, इनके साथ अलग से क्लियरली मेन वर्ब्स रहेगा। दूसरा चीज हम जो देख रहे हैं, इनका फॉर्म चेंज नहीं होता, इनका फॉर्म फाइनाइट रहता है। इनका फॉर्म कैसा रहता है, फॉर्म फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट नहीं है, ये बदलते नहीं है। इनके फॉर्म्स डू नॉट चेंज, इनके फॉर्म्स बदलते नहीं है, ऐसा नहीं होता है, डू नॉट, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, ये जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता है, नेवर एवर, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने दिखाया था, शी कैन हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू, ठीक है, ये कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। कैन हमेशा सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इधर का पर्सन चेंज हो जाए या फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों को, दोस्तों को समझना चाहिए। अब ये फ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, कभी तब भी ये शुड का फॉर्म चेंज नहीं होगा। ये यू के साथ ही हो जाए, शी हो जाए, किसी भी चीज से रिप्लेस कर दो, तब भी ये शुड का फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, दिमाग में गांठ बांध लिया होगा, और एग्जाम्स में इस चीज को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि आप लोगों को ये चीज इजीली समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चीज जो सीखते हैं वो एक और फॉर्म है, वो एक और फॉर्म है ऑट का।
ought का और used to, used का ये हमेशा फॉलोड बाय होता है to। ये हमेशा, ये कभी भी ought अकेले यूज नहीं होता है, ought कभी भी अकेले यूज नहीं होता। जब जब आपके पास ought आएगा, जब भी आपके पास ought आएगा, OUGHT, तो ought अकेले नहीं लिखते हैं, ought के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा to लगाएंगे। ought to, you ought to read, you ought to do this, you ought to, तो to ये हमेशा आएगा, ये to, TO, to ये हमेशा यूज होता है किसके साथ, ought के साथ। फिर एक और वर्ड है हमारे पास used, वो भी अकेले यूज नहीं आता है कभी भी। ये सारे फॉर्म्स जो हैं ऑक्सिलरी फॉर्म्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये कभी भी यूज अकेला यूज नहीं होता है। यूज के साथ क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू, यूज्ड टू। तो ये फॉर्म पक्का फॉर्म होता है, ought के साथ भी टू और यूज्ड के साथ भी टू। फिर बाद में आप मेन वर्ब का या किसी भी वर्ब का मेन फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो होता है ना, मेन फॉर्म या बेसिक फॉर्म, वो यूज कर लेना। जैसे कि आप अभी सीखोगे, आपको एक वर्ड दिख रहा है ought, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर, आपको एक वर्ड दिख रहा है ought, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस ought, ये जो दिख रहा है आपको ought, used, इनके साथ क्या ध्यान रखना है, ये अकेले यूज नहीं होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत मिलनसार लोग हैं, ये अकेले नहीं रहते, इनके साथ हमेशा एक और वर्ड रहता है, वो है टू। तो ought को बेचारे को अकेले नहीं छोड़ना है, ये बहुत अकेलापन में रहता है। तो ought के साथ भी टू, यूज्ड के साथ भी टू, ये एक रूल है। तो आइए पूरे सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, इसका मतलब हमें अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बस ये सिंपल मीनिंग है। लेकिन ये तो शुड से भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। फिर हम ought टू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ought भी सेम मीनिंग देता है। तो वी ought के साथ आप अकेले ought को यूज नहीं कर सकते हो। वी ought रेस्पेक्ट नहीं होता है, क्या फॉर्म होता है, ought के साथ टू होता है। एक और सेंटेंस है, ही यूज्ड टू कम लेट, ऐसा वो लेट आया करता था, मीनिंग है वह लेट आया करता था, आया करता था। तो ये पुराना हैबिट को दिखाते हैं, ठीक है। यूज्ड टू, लेकिन अकेले कभी भी यूज नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट रूल इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम एक और वर्ब के बारे में सीखेंगे, वो है कैन और कुड, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है। ये कैन के बारे में क्या नियम दिया गया है, कैन के बारे में बोला गया है, कैन क्या बताता है, कैन आपके पावर के बारे में बताता है, कैन आपके पावर के बारे में बताता है कि आप में क्षमता है। कैन आपके एबिलिटी के बारे में बताता है, आप किस चीज के लायक हो, आपके एबिलिटी को बताता है, आपके क्षमता के बारे में बताता है, पावर के बारे में बताता है, आपके एबिलिटी के बारे में बताता है, आप में क्या करने की क्षमता है, आपके कैपेसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आप कितने कैपेबल हो, आप क्या क्या कर सकते हो, ये कौन बताता है, कैन। किसी चीज के पावर, किसी चीज के एबिलिटी, किसी चीज के कैपेसिटी, किसी चीज का पावर, किसी भी चीज का एबिलिटी और उसके कैपेसिटी, ये तीन चीजों को डिनोट करता है कौन, हमारा कैन, ठीक है। कुड क्या बताता है, कुड भी यही बताता है, लेकिन वो पास्ट की एबिलिटी के, वो पीछे जाके, वो पास्ट टेंस में जाके, वो पीछे जाके वो पास्ट एबिलिटी के बारे में बताता है, पास्ट के पावर के बारे में बताता है और पास्ट के कैपेसिटी के बारे में बताता है। ये लोग जीते हैं अभी, कैन जीता है अभी में, अभी का पावर, अभी का एबिलिटी, अभी का कैपेसिटी, अभी का क्षमता, अभी का एबिलिटी और अभी इस वर्तमान समय का एबिलिटी के बारे में बताता है। कुड इसी का दोस्त है, इसी का भाई है, बट वो पास्ट में रहता है, वो पास्ट में जीता है, वो किसी चीज का पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है, समझाता है, आइडिया देता है, डिनोट करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से सीखेंगे, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है, उसमें ये पावर है, उसमें ये एबिलिटी है, उसमें ये कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो उठा सकता है, अभी, आज के आज, अभी के अभी, ये प्रेजेंट में ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास ये क्षमता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल में, तो आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया था, नहीं आ सका था, आने में असमर्थ था, नहीं आ सका था। तो ये पास्ट में ऐसा हुआ था कि ये नहीं कर पाया था या फिर कर पाया था, कुछ भी हो, लेकिन ये पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। येस्टरडे मतलब जो बीत गया, जो बीत गया, पीछे छूट गया। तो कुड क्या बताता है कि ये कुछ नहीं कर पाया था,
और वो पास्ट में वो हुआ था, वो एक्शन वो आ नहीं सका था, उसका आना नहीं हो सका था, लेकिन वो पास्ट का इंसिडेंस के बारे में बता रहा। तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और नियम समझे तो कैन का यूज कब होता है? कुछ लेन देन करने में, जब परमिशन मांगते हैं, जो चीज हमारा ना हो और वो हमें दूसरे से लेना हो, उसमें तो परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमिशन आप जब भी लोगे, जब भी आप किसी से पूछने जाओगे कि मैं क्या आपका पेन बोरो कर सकता हूँ, आपका कार ले सकता हूँ, आपके घर से चेयर ले सकता हूँ, तो ये सारा काम शेयरिंग का, गिविंग का, टेकिंग का, ये सारा काम परमिशन जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें दूसरे से पूछना पड़े कुछ लेने से पहले, कुछ करने से पहले, तो उसमें यूज होता है इस कैन का। ठीक है, जैसे कि आप जा सकते हो, आप किसी ऑफिस में हो, आपको सीनियर ने बुलाया था, सीनियर का जो भी डिटेल्स था आपके शेयर करना, बात करना, वो हो चुका है, तो अब आप जा सकते हो कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? आपके सीनियर। तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, तो उनका जो स्टेटमेंट होगा वो होगा यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, अब आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ जो भी काम था वो पर्पस फुलफिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते हो क्या? एंटर माई रूम। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, जो भी कारण हो, तो आपको वो बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ भी एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि परमिशन नहीं मिला है, तो आपका वो जो एबिलिटी है जाने का, वो एबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड जो भी डिज़ायर्ड परमिशन मिलना था वो नहीं मिला। तो सेकेंड सेंटेंस इज यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तो यू कैन नॉट एंटर, तो ये है नेगेटिव फॉर्म, लेकिन ये परमिशन को बताता है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो मे आई एंटर योर रूम, कैन आई एंटर योर रूम, एंड सामने वाला जो पर्सन है वो बोल रहा है नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन आई हेल्प यू। आप बिना किसी से पूछे उसकी मदद भी नहीं कर सकते हो, मे बी उसको पसंद ना आए, तो आप किसी को हेल्प करने, आप किसी को ऑफर करना चाहते हो हेल्प, तो उससे पूछना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ये जो परमिशन लेना है, ये जो परमिशन लेना है, ये परमिशन लेना यहाँ पे दिखता है। कैन आई हेल्प यू, आप उसको हेल्प करना चाहते हो, उसके पहले आपको कैन यूज़ करना पड़ा, क्योंकि आप उससे परमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो कैन वर्ड किस काम आ रहा है? टू टेक और या गिव परमिशन। ये सामने वाला परमिट नहीं करता है, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, आप मेरे रूम में नहीं आ सकते हो, मैं परमिट नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ भी कैन यूज़ हुआ परमिशन देने के लिए। आप किसी से परमिशन मांग रहे हो उसके हेल्प करने के लिए, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे भी सामने वाला आपको परमिशन दे रहा है, यहाँ से आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इसी का फ्रेंड। कैन का फ्रेंड कौन था? कैन का फ्रेंड कौन है? कैन का फ्रेंड है कुड। कैन का फ्रेंड है कुड। कुड का यूज कब करते हैं? तो ये हमारे सामने है, कुड का यूज करते हैं ये शो करने के लिए बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट मतलब बहुत कम चांस है, एकदम फेंट पतला सा चांस है होने का कोई चीज़, तो वहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब होता है बहुत ही निम्न एकदम सूक्ष्म चांस है होने का। तो ये जो छोटा सा थोड़ा सा जो चांस है होने का, उसको हम लोग कुड से दिखाते हैं। देयर कुड बी अ बॉम्ब, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कोई किसी को बता के ब्लास्ट नहीं करता है। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं वो छिपा के किया जाता है, तो जो भी छिप के होता है उसका चांस के बारे में अगर किसी से बात करें, पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपस में जो डिस्कस करते हैं, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा चांस है, 100% तो श्योर नहीं है बट ऐसा चांस है। तो ये कुड क्या दिखा रहा है? रिमोट पॉसिबिलिटी को। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब एक छोटे से चांस को, एक छोटे से पॉसिबिलिटी को, एक छोटे से चांस को दिखाता है। तो कुड बी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपके सीट के नीचे अंडर में एक बॉम्ब हो सकता है, ऐसा एक चांस है। ओके, नेक्स्ट रूल सेज, अगला रूल कहता है कि कैन जो होता है ना वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए आप यूज करते हो। कैन का इस्तेमाल किस लिए करते हो? अगर आप दो फ्रेंड हो, आपस में डील कर, आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे से इनफॉर्मल बात करो, आप किसी ऑफिस में नहीं हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो, नियर एंड डियर वंस के साथ हो, तो वहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट लेना, आपको क्या करना है? इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट लेना है, तो वहाँ आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैन वी बी फ्रेंड्स, एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कैन वी बी
फ्रेंड्स, कैन वी बी फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कैन वी बी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैन वी बी फ्रेंड्स, तो कैन क्या दिखा रहा है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, एक फॉर्मल, अभी ये फ्रेंड बना नहीं है, अभी ये फ्रेंड बना नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज कर रहा है, कैन, ठीक है। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, क्या दिखा रहा है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, लेकिन कुड तो प्योरली फॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाता है। कुड क्या दिखाता है, प्योरली फॉर्मल रिक्वेस्ट, कुड में कोई डाउट नहीं है। कुड क्या दिखाता है, आप कहीं किसी ऑफिस में जा रहे हो, आपको ऑफिस में सबसे पहले सिक्योरिटी मिलेगा, सिक्योरिटी के बाद हो सकता है उन बड़े ऑफिसर का पीए मिले, आप पीए से या सिक्योरिटी से ऐसा आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे को इन XYZ से मिलना है ऑफिसर से, तो क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे, क्या वो फ्री हैं, क्या वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कैन आई टॉक टू द सीनियर ऑफिसर, तो उसमें यूज़ कैन नहीं करके क्या यूज़ करते हैं, कुड। तो कैन का यूज़ फॉर्मल में, इनफॉर्मल में होता है, फ्रेंडली में, और कुड का यूज़ फॉर्मल में, ऑफिशियल में। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें तो फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल, ओके। नेक्स्ट है एबल टू और कुड कैन का यूज करना। एबल टू क्या दिखाता है, एबल टू आपके कैपेसिटी को दिखाता है, आप में क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है, क्या क्षमता है, वो एबल टू से दिखता है। कुड और कैन से भी क्या दिखता है, आपके कैपेसिटी के ही बारे में पता चलता है। बट यहाँ पे जो नोट है, वो नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कभी भी दोनों को एक साथ इस्तेमाल मत करो सेंटेंस में। आपको एबल टू से भी कैपेसिटी के बारे में एक्सप्रेस होता है और कुड या कैन से भी एबिलिटी के बारे में। एक ही सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में इन दोनों का, इनका और इनका, इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ मत करो। एबल टू का और कुड का, एबल टू का और कुड का, इस एबल टू का और इस कुड का, इन दोनों का यूज एक साथ कभी मत करो, ठीक है। या तो आप एबल टू यूज कर लो या फिर आप कुड यूज कर लो या कैन यूज कर लो, बट दोनों एक साथ कभी भी यूज मत करो। ये सेंटेंस को क्या बना देता है, ओवर एक्सप्रेसिव बना देता है, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहा है, जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है सेम वर्ड्स का बार बार, ठीक है। इसीलिए इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा यूज करना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है, एक ही सेंटेंस में। जैसे कि कुछ बोलना चाह रहे हैं कि हम कल नहीं आ सकते हैं, तो आप बस बोलो, एक एबल टू यूज कर लो या कैन कुड यूज कर लो। तो आप बोलो आई कैनॉट कम टूगेदर या फिर टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूं, या फिर वी कैनॉट कम टुगेदर, किसी के साथ आना है तो हम क्या बोलते हैं, वी कैनॉट कम टुगेदर, हम एक साथ नहीं आ सकते हैं। या फिर टुमारो, ठीक है, टुमारो या फिर जो आई कैनॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है, आई कैनॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो ये हम मैं कल नहीं आ सकता हूं, मैं कल नहीं आ सकता हूं, ऐसा बोलना एक बस कैन या फिर एबल टू से सॉल्व हो सकता है। आपको कैन और एबल टू दोनों यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या हुआ है, कैन का भी इस्तेमाल हुआ, कैन नॉट का भी, और साथ में एबल टू का भी, जो कि ये सेंटेंस को रॉन्ग बनाता है, सुपरफ्लुअस बनाता है। तो आपको क्या करना यूज, आई कैनॉट कम टुमारो, सिंपली क्या बोलना है, आई कैनॉट कम टुमारो, ठीक है। और क्या बोलना है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अगर आपको एबल टू यूज करना है तो बोलो आप आई विल नॉट बी एबल टू, ठीक है, मैं नहीं कर सकता ये काम, ठीक है, या मैं कर सकता हूं। तो या तो यूज कर लो कुड कैन या फिर यूज कर लो एबल टू, दोनों एक साथ कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं। तो इस सेंटेंस में क्या राइट वे होता, आई कैनॉट कम टुमारो, ये भी सही है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये भी सही है। एक साथ आप देखो यहाँ पे कैन नॉट के साथ एबल टू का यूज कभी भी मत करो। आप क्या करो, या तो आप ये यूज कर लो, आई कैनॉट कम टुमारो, या फिर विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। एक एक करके आप यूज कर सकते हो, बट नॉट साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपको बचना है, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप बिल्कुल मन से इस चीज़ को सीख रहे हो, साथ साथ आप ध्यान दे रहे हो और सिखाए हुए चीज़ पे विश्वास कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश का क्लासेस इजीली सॉल्व होने वाला है। थैंक यू।